नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के बारे में बात कर लिया था। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? 4 जून 2020 को। ठीक है, यह पहला अवसर था जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसी विदेशी नेता के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया। ठीक है, चूँकि कोविड-19 की वजह से एक दूसरे के देश में जाने से सभी नेता बच रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों पे भी जाने पे प्रतिबंध है। तो इस वजह से ये जो शिखर सम्मेलन है इसे वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ें देखें पीटी के लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सम्मेलन में डिसाइड किया गया कि अब प्रत्येक 2 वर्ष पर हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री साथ में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के मध्य हर 2 साल पे बैठक होगी। रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा आयोजित किया जाएगा। इसे ही कहा जाता है 2+2 वार्ता। ठीक है, 2+2 वार्ता का मतलब विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और सामने वाले देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच जो वार्ता होती है उसे क्या कहा जाता है? 2+2 वार्ता। तो भारत की जो 2+2 वार्ता है इंडिया की, वो किन किन देशों के साथ होती है? आप देख सकते हैं यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 3 देशों के साथ हमारी 2+2 वार्ता होती है। एक एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जापान के साथ भी हो चुका है इसी तरीके का, और एक एग्रीमेंट हो चुका अमेरिका के साथ जिसे हम लेमोवा भी कहते हैं, LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसे लेमोवा कहते हैं जो अमेरिका के साथ हुआ। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी हुआ उसे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें क्या होगा? इसके माध्यम से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों का प्रयोग कर सकेंगी। ठीक है, शांति पर्पस के लिए, ना कि अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध में हम ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अड्डों का, जापान के सैन्य अड्डों का, अमेरिका के सैन्य अड्डों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये जो समझौता होता है वो शांति काल के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। CMS COP13 प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। यहाँ पर आप देख सकते हैं CMS का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। आपको पता है कि बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो ऋतुओं में एक देश से दूसरे देश में प्रवास कर जाते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में, या ये कहूँ कि ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जो यूरोपीय देश है, तो वहाँ से बहुत से पक्षी इधर विषुवत रेखा की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, अफ्रीका की ओर माइग्रेट करते हैं। इंडिया में भी, राजस्थान वगैरह में भी पक्षी मुंबई में भी माइग्रेट करके आते हैं। तो उन पक्षियों के संरक्षण के लिए, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो CMS है, CMS का COP13 है, इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में किया गया। कब? 15 से 22 फरवरी के बीच में। इस बार का इसका थीम क्या रहा, केंद्रीय विषय क्या रहा? तो माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। ठीक है, तो ये इस बार का थीम रहा। और इस बार का जो लोगो बनाया गया CMS COP13 के लिए, अभी मैं लोगो आपको दिखाऊंगा। ये जो लोगो है वो दक्षिण भारत के पारंपरिक कला रूप कोलम से प्रेरित था। कोलम में क्या होता है? ज्यामितीय आकार की इसमें कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसका शुभंकर क्या था? CMS COP13 का मस्कट क्या था? तो गिबी सोनचिरैया, या इसे ही हम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। एक फिल्म भी आई थी सोनचिरैया नाम से, सुशांत सिंह राजपूत की। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार का जो मस्कट था CMS COP13 का, वो गिबी सोनचिरैया या द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। और जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। इसके तहत इसे उच्चतम संरक्षण का दर्जा प्रदान किया गया है। कहने का मतलब, अगर इसका कोई शिकार करता है तो उसे दंड मिलेगा। ठीक है, वो हमारे यहाँ जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो जीव जंतु हैं, अगर वो विलुप्ति के कगार पे हैं तो उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसी तरीके से IUCN की रेड लिस्ट होती है, उसमें भी विभिन्न प्रजातियों को विभिन्न कैटेगरी में रखा जाता है। इन्वायरमेंट का टॉपिक है, आप वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये पहला अवसर था जब CMS COP भारत में आयोजित किया गया। पहली बार इसका आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, सम्मेलन के अंतिम दिन गांधीनगर घोषणा पत्र जारी किया गया, गांधीनगर डिक्लेरेशन जारी किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधीनगर डिक्लेरेशन
का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, और इसका लिंक दे देगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, क्योंकि गांधीनगर गुजरात काफ़ी चर्चा में था मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसका लिंक वहाँ से दे देगा, तो आप इसको याद रखें। एक चीज़ खास बात और है यहाँ पर, देखिए इसमें सीएमएस की निधियों के बारे में रणनीति बनाने, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए दूत कार्यक्रम एम्बेसडर्स प्रोग्राम शुरू किया गया। एम्बेसडर्स प्रोग्राम में क्या क्या किया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोगों को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना गया, जैसे कि इयान रेडमंड ओबी को स्थलीय प्रजातियों के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना गया। विख्यात अन्वेषक और पर्यावरणविद सचा डेंज को पक्षियों की, ठीक है, और साथ में रणदीप हुड्डा को जलीय प्रजातियों के लिए उन्हें एम्बेसडर चुना गया, ठीक है, सीएमएस एम्बेसडर चुना गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लीजिए आप सीएमएस के बारे में। सीएमएस क्या है? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अर्थात यह प्रवासी जानवरों और उनके आवास के संरक्षण और संवहनी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनके संरक्षण की बात ये सीएमएस करता है, या इसे ही हम बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो जर्मनी के बॉन शहर में ही इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 1979 में किया गया था, इसी वजह से इसे हम बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और भारत ने भी 1983 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि 1983 में ये लागू भी हुआ था और उसी समय भारत ने इसको रेटिफाई कर दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक। आगे देखिए, तो ये है इस बार का जो लोगो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ज्यामितीय आकार का लोगो आप देख रहे हैं, ये हमारे दक्षिण भारत की कला कोलम से प्रभावित है। दक्षिण भारत की कला कोलम क्या है, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर कोलम की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, सजावटी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 के बारे में है। तो भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में, जब डिफेंस एक्सपो हो रहा था 2020 के दौरान 6 फरवरी 2020 को, तभी ही भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया, ठीक है। आगे देखिए हम इसमें क्या क्या बातें की गई। तो इसमें एक लखनऊ घोषणा पत्र, लखनऊ डिक्लेरेशन जारी किया गया। जब पूरी बैठक हो गई, जो इसका निष्कर्ष निकला उसी को लखनऊ डिक्लेरेशन के रूप में जारी किया गया। इस बार की इसमें थीम क्या थी, जो लखनऊ डिक्लेरेशन में थीम क्या रखी गई, तो इसमें बताया गया कि साइलेंस द गन्स इन अफ्रीका, क्रिएटिंग कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, ठीक है। कहने का मतलब जो अफ्रीका है वहाँ पर गन्स को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, चुप कर दिया जाए, और वहाँ पर ऐसा वातावरण बनाया जाए जो अफ्रीका के विकास में मददगार हो, ठीक है। तो और यहाँ पर एजेंडा 2063, एजेंडा 2063 क्या है, अब ये जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा एजेंडा 2063 क्या होता है। देखिए, ये आपको पता है कि एक यूनियन है अफ्रीका में जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में अमेरिका के सभी 55 देश शामिल हैं। अफ्रीका में कितने देश हैं? 55 देश। तो सभी 55 देशों का एक ग्रुप है जिसे हम अफ्रीकन यूनियन कहते हैं, ठीक है। और अफ्रीकन यूनियन, इन्होंने एक एजेंडा डिसाइड किया कि आने वाले 50 सालों में हम अफ्रीका में पूरी तरीके से कंप्लीट डेवलपमेंट लाएंगे, ठीक है। इसी वजह से इस अफ्रीकन यूनियन का विकास किया गया, और जो इन्होंने एजेंडा रखा 2063 के लिए, उसी को कहा जाता है एजेंडा 2063। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई, आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने रखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करना विद इन 1 जनरेशन, एक पीढ़ी में। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन पर्टिकुलर थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल ऑफ कॉन्फेडरेट यूनाइटेड अफ्रीका। और यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे, इम्प्रूवमेंट्स इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सुधार, न्याय, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस ऑन द इंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरे अफ्रीकन महाद्वीप में सुरक्षा हो, पीस हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी हो, लिंग समानता हो, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो फ्रॉम द फॉरेन पावर्स, जो विदेशी ताकतें हैं उनसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, जैसे चाइना का हस्तक्षेप अफ्रीका में बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए ये पूरा अफ्रीकन यूनियन, और इन्होंने एक एजेंडा डिसाइड किया जिसे हम 2063 कहते हैं। तो ये जो अफ्रीकन यूनियन का ड्रीम है, उस ड्रीम का भारत हिस्सा बनना चाहता है, ठीक है। चूँकि अफ्रीका में अब विकास की गति आगे बढ़ेगी, तो उस विकास के लिए पूंजी की भी ज़रूरत होगी, इंफ्रा की ज़रूरत होगी, तो उसमें मदद के लिए भारत ने आगे हाथ बढ़ाया है। तो लखनऊ डिक्लेरेशन में इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया है।
चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 के बारे में है। तो ये तो हमने शॉर्ट में बात किया था कोप वगैरह के बारे में। तो UNFCCC का जो सम्मेलन हुआ था 25वां, वो कहाँ पर हुआ था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। ठीक है, होना तो चिली में था, आपको पता है। ब्राज़ील में होना था, ब्राज़ील में इलेक्शन था, फिर चिली में बात की गई कि चिली में होगा, फिर चिली में हिंसक गतिविधियां हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, तो चिली में नहीं हुआ। फाइनली कहाँ पर हुआ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चिली की पर्यावरण मंत्री कैरोलिना स्मिट ने किया था। ठीक है, कैरोलिना स्मिट ने किया था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए, इस सम्मेलन के दौरान यूरोपियन कमीशन ने 11 दिसंबर 2019 को यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। ये दस्तावेज क्या बताता है? यूरोपियन ग्रीन डील ये बात करता है विश्व का पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप 2050 तक यूरोप को विश्व का पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बना दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यूरोप से 2050 तक CO2 का उत्सर्जन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये एक रोड मैप रखा गया है। अब वो ख़त्म होगा या नहीं, वो बात की बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर इसमें बहुत कुछ खास बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ और देख सकते हैं। देखिए, इस बार जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 रही हैं, उन्होंने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया था। नाम क्या है? ग्रेटा थनबर्ग। और इन्होंने जो उस समय वैश्विक विभिन्न देशों के नेता सामने बैठे हुए थे, जब ये संबोधित कर रही थी, तो इन्होंने एक विश्व के देश के नेताओं को एक लताड़ लगाई थी। इन्होंने कहा था कि आप लोगों ने हमारे सपने को चुरा लिया है, यू हैव स्टोलन माई ड्रीम्स। फिर जो उन्होंने लाइन बोली थी, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो ये जो लाइन थी ना, सभी नेताओं को चुभ गई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इस पर कटाक्ष भी किया था। ठीक है, बोले अभी वो बहुत बच्ची है। तो हालांकि उसके जो मुद्दे हैं वो सोचने वाले हैं। आखिर वैश्विक नेता भी तो इसी मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए। तो ये बच्ची भी तो उसी दिशा में काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। भारत की भी एक बच्ची थी जिसने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। COP25 को कहाँ की थी? मणिपुर की है। और 8 वर्षीय बालिका लिशिप्रिया कंगुजम, क्या नाम है? लिशिप्रिया कंगुजम, कहाँ की हैं? मणिपुर की। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन, नेक्स्ट टॉपिक, कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में, ब्राज़ीलिया की इतामारती पैलेस में। ठीक है, ब्रिक्स देशों का 11वां सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आगे बात करें, यहाँ पर ब्राज़ीलिया पहला ऐसा शहर है जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अब तक 2 बार हो चुका है। ठीक है, ब्राज़ीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब तक 2 बार हो चुका। इस बार का थीम क्या रहा? तो इस बार का थीम रहा एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। ब्रिक्स एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन किसने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा और ब्राज़ील के बोल्सोनारो। ठीक है, और इसके अंत में ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र को जारी किया गया। बस, और कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आप ये मेंस का टॉपिक बाकी हो जाता है। आगे देखें, C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 के बारे में है। ये उन सिटीज़ के बारे में ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिनको जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, उनको संरक्षण की ज़रूरत है। तो इस बार ये जो C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया, ये कहाँ पर? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया। और याद रखें, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सम्मेलन में स्पीकर के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि इनको जाना था वहाँ पर, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली। इस वजह से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसमें कोई भी खास बात नहीं है। 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, देखिए हमने लास्ट वीडियो में बात किया था जब हम कोल्ड वार की थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो एक गुट बन जाता है 2 देशों के नेतृत्व में, अमेरिका और USSR के बीच में, तो भारत कहाँ जाए? भारत के पास उस समय सवाल था कि भारत किसके गुट में शामिल हो जाए। भारत ने कहा कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। जो भी मुद्दे हमारे पास आएंगे, हम उन पर सही गलत का फैसला अपने स्वविवेक से करेंगे। हम किसी गुट के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा संबंध USSR से भी अच्छा बना रहे और अमेरिका से भी अच्छा बना रहे। तब उसने एक आंदोलन
शुरू किया जिसे कहते हैं नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन तभी से शुरुआत इसकी होती है। आज इस सम्मेलन के लगभग 120 मेंबर हो चुके हैं, 120 सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया, आप देख सकते हैं, तो अजरबैजान के बाकू में, ठीक है, 25 से 26 अक्टूबर 2019 में। भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ये मेंस का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नैम की प्रासंगिकता आज है या नहीं, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस बार का इसका थीम क्या था? तो समकालीन विश्व की चुनौतियों के लिए अनुकूल और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बांडुंग सिद्धांत का समर्थन। बांडुंग से ही ये शिखर सम्मेलन शुरुआत हुई थी। बांडुंग सिद्धांत, बांडुंग में बातचीत हुई थी कि इस तरीके का कोई आंदोलन शुरू किया जाए या नहीं। इंडोनेशिया में है बांडुंग, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अजरबैजान 2019 से 22 तक के लिए नैम की अध्यक्षता करेगा। क्लियर हो गया? ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल 120 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, लोकेशन अजरबैजान की, आप देखें यहाँ पर अजरबैजान, ये है अजरबैजान, और कैस्पियन सी के तट पर आप देखेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? बाकू। क्लियर हो गया? और ये देश है यहाँ पर अजरबैजान, इसके बगल में आर्मेनिया, जॉर्जिया, ठीक है। तो ये देश हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये टर्की। इसके बाद है 35वां आसियान शिखर सम्मेलन, लेकिन हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।